नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक का, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का इस्तीफा, जिसके बाद बैकफुट पर है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए गठित की समितियां, सुरजेवाला को मिली चुनाव प्रबंधन समिति की कमान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले लोक राज चलाने के लिए लोक लाज का आचरण करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कर्नाटक भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर रविवार को एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से इस्तीफा देने की मांग की। राज्य में भाजपा की सरकार पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार अपने रंगे पुते नेताओं के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिंघवी ने विपक्ष नेता सिद्धरमैया द्वारा येदियुरप्पा के बेटे बीआई विजेंद्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर बोल रहे थे। विजेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के ठेकेदार से रिश्वत ली थी। कांग्रेस ने एक बार फिर येदियुरप्पा, उनके बेटे, दामाद और पौत्र पर 662 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि येदियुरप्पा के बेटे और पौत्र जिस कथित ऑडियो और व्हाट्सएप की बातचीत में शामिल हैं, उससे साफ पता चलता है कि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्यों इस मामले में अभी तक कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने इस मामले में भाजपा के मौन पर सवाल किया कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास कोई विशेष शक्ति है। सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर भाजपा और मुख्यमंत्री के अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो या तो येदियुरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा येदियुरप्पा के मामले में चौकीदार क्यों सो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दूसरों के लिए चौकीदार बने हैं, लेकिन अपने ही घर में भ्रष्टाचार को अनुमति दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए गठित की समितियां, सुरजेवाला को मिली चुनाव प्रबंधन समिति की कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के एक दिन बाद रविवार को कई समितियां गठित की। पार्टी महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। मोहन प्रकाश को 14 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में मीरा कुमार, तारिक अनवर, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, शकील अहमद और संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस के एक बयान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति, मीडिया समन्वय समिति, जनसभा एवं लॉजिस्टिक्स समिति, कानून समिति तथा कार्यबल कार्यालय प्रबंधन समिति को भी मंजूरी दी है। सुबोध कुमार को प्रचार समिति का संयोजक, जबकि जे मिश्रा को समिति का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को चुनाव के लिए मीडिया समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद मिश्रा संयोजक और राजेश राठौर समिति के सह संयोजक होंगे। ब्रजेश कुमार मुनन को जनसभा एवं लॉजिस्टिक्स समिति का संयोजक, जबकि वरुण चोपड़ा को कानूनी समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर सहित कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस महागठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारा समझौता के तहत कांग्रेस विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का भाजपा पर हमला, बोले लोकराज चलाने के लिए लोकलाज का आचरण करना सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय समेत सभी जिलों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मनाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान में लोक नायक को शत शत नमन करते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग विपक्ष को अपमानित करेंगे तो लोकतंत्र का सम्मान कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर डीएनए जैसे अप्रासंगिक आरोप लगाने से विपक्ष कमजोर नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि विभाजन विपक्ष के डीएनए में है। सपा कार्यालय से रविवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र सत्ता के लिए नहीं, जनता के भले के लिए होता है। लोकराज चलाने के लिए लोकलाज का आचरण करना सीखना चाहिए। लोकनायक में तनिक भी सत्ता लिप्त नहीं थी। वे जनतांत्रिक मान्यताओं के लिए समर्पित थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार है और यह हर मोर्चे पर विफल है। समाजवादी सरकार के समय में हुए विकास कार्यों से भाजपा चिढ़ी हुई है, अन्यथा लोकनायक जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की उपेक्षा नहीं करती।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार के समय जो थोड़ा काम रह गया था उसके लिए भाजपा सरकार बजट नहीं दे रही है। इससे जाहिर है कि भाजपा सरकार और इसके नेतृत्व की मानसिकता कितनी निम्न स्तरीय है। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा नेतृत्व का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उन्हें जेपी केंद्र के महत्व और आवश्यकता का अंदाजा नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जेपी की जयंती पर सभी जिलों में उनके चित्र और प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। राजधानी लखनऊ में जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण किया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया गया। लखनऊ में सिविल अस्पताल में युवा नेता दीपक रंजन के नेतृत्व में 60 युवाओं ने रक्तदान किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम उद्धव का बड़ा फैसला, आरए मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट रद्द, अब यहां बनेगा नया शेड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को काफी समय से विवादों में रहे और मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को देखते हुए मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले का रोक लगा दी है। आरए मेट्रो कार परियोजना का स्थान बदलने की घोषणा करते हुए इसे यहाँ कांजूर मार्ग स्थानांतरित करने की बात कही। ठाकरे ने डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा कि परियोजना को कांजूर मार्ग में सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा और इस काम में कोई खर्च नहीं आएगा। उन्होंने कहा भूमि शून्य दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठाकरे ने कहा कि आरए जंगल के तहत आने वाली भूमि का इस्तेमाल दूसरे जन कार्यों के लिए किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जो बर्बाद नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार ने बताया था कि आरए वन भूमि 600 एकड़ है, लेकिन अब इसमें संशोधन कर बताया जाता है कि यह 800 एकड़ है। आरए वन में आदिवासियों के अधिकारियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आरए में जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। कहीं भी शहरी सेटअप में 800 करोड़ का जंगल नहीं है। मुंबई में एक प्राकृतिक फॉरेस्ट कवर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जिन नागरिकों और पर्यावरणविदों ने आरए परियोजना के खिलाफ विरोध किया था और उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर आपत्ति जताई थी, उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ठाकरे ने मुंबई की ग्रीन लंग आरए कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जहां काम के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अक्टूबर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उस समय प्रदर्शन किया था, जब सरकार ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे आरए कॉलोनी में एक कार शेड के लिए 2000 से अधिक पेड़ गिरा दिए गए थे। तब देवेंद्र फडणवीस सरकार में जूनियर पार्टनर शिवसेना ने भी पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, कोरोना से जंग जीतने के लिए खुले दिल से भागीदारी की जरूरत, सीएम ठाकरे। जी हां दोस्तों, देश भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लोगों की खुले दिल से भागीदारी की जरूरत है। सीएम ठाकरे ने कहा, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना है या फिर लॉकडाउन में ही रहना है। ठाकरे ने डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक विदेशी मेहमान है जो हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। उन्होंने कहा कि यह शहरों से ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 से 80% कोरोना रोगियों में लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। मास्क है बेहद जरूरी। उन्होंने कहा कि जब तक इसका टीका नहीं बन जाता तब तक मास्क आत्मरक्षा करने वाला या ब्लैक बेल्ट की तरह है। ठाकरे ने कहा, मैं कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाना चाहता। महामारी से जंग तभी जीती जा सकती है जब लोग खुले दिल से इसमें हिस्सा लें। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, अब इन दो बड़े नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करते ही विभिन्न दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं का विरोध स्वर भी तेज हो गया है। कल तक पार्टी के साथ हर स्थिति में साथ निभाने वाले आज अपनी अनदेखी से नाराज हो चले हैं। एक और जहां झंझारपुर से पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी ने रालोसपा से चुनाव लड़ने के लिए एनआर कटाया है, वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री देव नारायण मंडल ने भी पार्टी के निर्णय से नाराजगी दिखाते हुए झंझारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता करते हुए मंडल ने कहा कि भाजपा अब स्वर्गीय वाजपेयी की पार्टी नहीं रही, जो अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती थी। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ना तो कार्यकर्ता को मनोभाव से कोई सरोकार रह गया और न ही जनता की भावना से। सालों से पार्टी का झंडा लेकर चलने वालों को चुनाव में अनदेखी किया जाता है। बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, वे इससे आहत हैं। ऐसे में अब वे खुद झंझारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बेनीपट्टी सीट पर भी बीजेपी में बगावत की खबर है। पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं खजौली में भी अरुण शंकर प्रसाद की कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव बीच बैठक, जेडीयू के लल्लन सिंह ने कहा दिक्कत है तो अकेले लड़ ले भाजपा, उखड़ गए थे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हैं ताकि प्रचार के लिए भी कुछ समय निकाला जा सके। बता दें कि पहले चरण के मतदान में अब 20 दिन से भी कम समय है, लेकिन इस बार पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने में काफी समय लगा दिया। खासकर एनडीए गठबंधन ने, जहां जेडीयू, भाजपा और लोजपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर ही काफी दिनों तक मंथन चला। इस बीच सामने आया है कि इस मुद्दे पर जब पार्टी नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी तो एक मौके पर जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने यहां तक कह दिया था कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से खुश नहीं है तो अकेले ही चुनाव लड़ लें। यह तनातनी करीब 2 हफ्ते पहले पटना में चुनाव में उतरने को लेकर हो रही चर्चा के दौरान हुई। भाजपा की ओर से बिहार के प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस और महासचिव भूपेंद्र यादव जेडीयू नेताओं के साथ सीट बंटवारे का मुद्दा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जब भूपेंद्र यादव ने सीटों के मामले में भाजपा को दूसरे पायदान पर धकेले जाने की बात कही तो जेडीयू नेता लल्लन सिंह भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से असंतुष्ट है तो वह अपने दम पर चुनाव लड़ ले। बताया गया कि लल्लन सिंह की इस बात पर देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दोनों ही नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के बीच 122-121 सीटों पर लड़ने की सहमति बन गई। गौरतलब है कि चिराग पासवान की लोजपा बिहार चुनाव में अकेले ही उतर रही है। पार्टी ने साफ किया है कि वे भाजपा के खिलाफ नहीं है और चुनाव के बाद उसके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के बागी नेता से ज्यादा भाजपा की योजना का हिस्सा है। इसी के चलते लोजपा को 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की छूट भी मिल गई। कहा जा रहा है कि भाजपा बिहार में वरिष्ठ पार्टी की भूमिका में आना चाहती है और 2 हफ्ते पहले हुई बैठक में ज्यादा सीट मांगना इसी ओर इशारा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू का टिकट लौटाकर बागी बने नीतीश के करीबी मनोज कुशवाहा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के सवाल पर मुजफ्फरपुर में घमासान की स्थिति बन रही है। पार्टी के पुराने नेता, कई बार विधायक और एक बार मंत्री रहे मनोज कुशवाहा में बगावत के संकेत दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कुर्नी की जनता ने अगर दबाव दिया तो वो कुर्नी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यह हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि मनोज कुशवाहा को मीनापुर सीट से जेडीयू ने पहले पार्टी का सिंबल दिया था, जिसे मनोज कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के असहयोग की वजह से लौटा दिया था। उसके बाद मीनापुर की सीट मनोज कुमार नामक दूसरे नेता के हवाले कर दिया गया है। पटना में सिंबल लौटाकर लौटे मनोज कुशवाहा ने मीडिया को बताया कुर्नी की जनता उन पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव रही है, तो जनता के दबाव के आगे हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। मनोज कुशवाहा ने साफ कहा कि वे कुर्नी के नेता ही नहीं बल्कि कुर्नी के बेटा भी हैं। वे जहां के लोगों की इच्छा को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए काफी तंज लहजे में कुशवाहा ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर वे कोई भी फैसला कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज कुशवाहा के चेहरे पर काफी तंज था और तनाव साफ साफ झलक रहा था। आंतरिक सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मनोज कुशवाहा एनडीए से बाहर किसी तीसरे बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज कुशवाहा कुर्नी के कदावर नेता हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा और तृणमूल के खिलाफ लड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। राज्य में अगले साल अप्रैल-मई महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य मुख्यालय से लेकर 2 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में वृद्धि और दैनिक जरूरतों के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी विरोध जताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यहां गिर जाएगी भाजपा की सरकार, सीएम पर कई विधायक ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, क्या त्रिपुरा में भाजपा सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सूबे के साथ भाजपा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वे शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इन विधायकों ने सीएम देव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें तानाशाह और अनुभवहीन बताया है। बताया जा रहा है कि ये विधायक सुदीप राय बर्मन के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की त्रिपुरा सरकार में बगावत, विधायकों ने सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, दिल्ली पहुंची लड़ाई। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव देव के खिलाफ असंतोष पैदा हो रहा है। अपने लिए इंसाफ और सीएम पर लगाम की मांग को लेकर त्रिपुरा के कुछ बीजेपी विधायक इन दिनों राजधानी दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। अगरतला से 2500 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे ये विधायक पार्टी आलाकमान से मिलकर सीएम की शिकायत करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 11 विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। इन विधायकों
विधायकों को विकल्प कैबिनेट के कुछ मंत्रियों का समर्थन भी हासिल है। सीएम के खिलाफ असंतोष। शनिवार को त्रिपुरा के सूर्यमणि नगर से विधायक राम प्रसाद पाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की और उन्होंने विधायकों की चिंताओं और सीएम के मनमानी रवैये से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है और वे पीएम मोदी के नेतृत्व के प्रति निष्ठावान हैं। विधायकों नेताओं की नहीं सुन रहे हैं सीएम। विधायकों की शिकायत सीएम से है। विधायकों का आरोप है कि सीएम विधायकों, मंत्रियों और राज्य में वाम शासन को उखाड़ फेंकने में अहम रोल अदा करने वाली पार्टी को पुराने नेताओं की मांगों, चिंताओं पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे लेकर सीएम का रवैया उदासीन है। राम प्रसाद पाल का दावा है कि उन्हें 25 विधायकों का समर्थन हासिल है जो मौजूदा परिस्थितियों की वजह से सीएम के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि राज्य नेतृत्व से इनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस ने चला बड़ा दाव। मिनी वचन पत्र में कोरोना पर 3 स्कीम का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। कांग्रेस ने कोरोना पर यह दाव चला है। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते कांग्रेस ने जनता का ख्याल रखते हुए अपने मिनी वचन पत्र में 3 योजनाओं का ऐलान किया है। यदि हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इन स्कीम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने कोरोना में जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हर बार की तरह इस बार भी घोषणा की है और इन घोषणाओं पर आगे कभी अमल नहीं हो पाएगा। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस जिन 3 योजनाओं को सरकार बनने के बाद लागू करेगी उससे सीधा फायदा आम जनता को होगा। इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनके व्यापार कारोबार कोरोना के चलते ठप्प हो गए हैं। साथ में उन परिवारों को भी इससे मदद मिलेगी जिनके परिवार में कोरोना में मुखिया की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखा है जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल अमल में लाया जाएगा ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके और वह अपने जीवन को आगे आसानी से चला सके, उसके घर का भरण पोषण आसानी से हो और उसके घर में सभी चीजें ठीक तरीके से चले। पहला, कोरोना संक्रमण से परिवार की मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान। दूसरा, कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम। और तीसरा, कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर बोले राहुल, अनेक भारतीय दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को नहीं समझते इंसान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने कहा कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि उनके लिए तथा अनेक अन्य भारतीयों के लिए तो वह कोई थी ही नहीं। गांधी ने ट्वीट में कहा कि शर्मनाक सच तो यह है कि अनेक भारतीय लोग दलितों, मुस्लिमों और आदिवासियों को इंसान ही नहीं मानते। राहुल ने किया ट्वीट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस ने कहा कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि उनके लिए तथा अनेक अन्य भारतीयों के लिए तो वह कोई थी ही नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की हक की लड़ाई के लिए आर पार का ऐलान। केंद्र सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी यूनियन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों को ना तो बकाया गन्ने का भुगतान मिल रहा है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। ऐसे में किसानों के हक के लिए भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात शामली के कैराना में आयोजित महापंचायत में कही। कैराना के भूरा गांव में भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। बतौर अतिथि महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जमकर स्वागत किया गया। लोगों ने माल्यार्पण कर और पगड़ी पहनाकर उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। महापंचायत में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी और विधेयक पारित करने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर ये विधेयक पारित हो गए तो उससे महंगाई और बढ़ जाएगी और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकार की किसानी खेती नीति को समझने की अपील की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।